हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका योर कम्फर्ट चैनल पर। और आज जो है हम इस वीडियो में एसिड रेन या अम्ल वर्षा के बारे में बात करेंगे। उसके प्रोज एंड कॉन्स समझेंगे कि उससे क्या क्या नुकसान होते हैं और किस तरीके से जो है एसिड रेन होती है, उसके पीछे के मेन कारण क्या हैं, उनको जो हम विद डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो अम्ल वर्षा का जो वास्तविक अर्थ है, उसमें जो क्या है, वर्षा हिम ओला और कोहरा से है। मतलब सिर्फ खाली जो ये ओपन बारिश होती है, सिर्फ खाली ये जो है एसिड रेन का जो रियल वजह नहीं है। इसमें कई और भी छोटे छोटे जो हैं, जो इन्वायरमेंटल जो फिनोमेना होते हैं, वो भी इससे जुड़े हुए होते हैं। आप जैसे कि ये फ़ोटो में आप जैसे कि ये देख रहे हैं, क्या है कि ये पेड़ जितने भी हैं उनकी पत्तियां झड़ गई हैं, और जो पेड़ के जो खालें होती हैं, छाल होती हैं, वो सब जो है क्या है कि अपक्षयपर्दन द्वारा जो है वो सब निकल गए हैं, और पेड़ जो है पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले हों, जिनसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या जिसे H2SO4 कहा जाता है, तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 जो बनता है। किंतु व्यापक दृष्टि से पौधों तथा इमारतों द्वारा SO2 तथा NOx यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है का ऑब्जॉर्शन भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। ये यानी कि ये पूरा कंप्लीट डेफिनेशन है कि एसिड रेन एक्चुअल में क्या है, और उसके अंदर का जो कॉम्पोजिशन है उसको भी मैंने यहाँ पर आपको बताया। इस तरह अम्ल वर्षा में योगदान करने वाले प्रदूषकों में SO2 और NOx यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, और जो नाइट्रस ऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसको जो है नाइट्रस ऑक्साइड है। अब वाष्प फिल्म कार्बनिक यौगिकों VOC जिसे कहते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसे कहा जाता है, पर भी ध्यान दिया जाने लगा है, क्योंकि अब ये भी एक बड़ी वजह बन रही है एसिड रेन के लिए। उष्णकटिबंध से VOC तथा NOx की पारस्परिक क्रिया में ओजोन O3 तथा अन्य ऑक्सीकारक भी जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी बनते हैं। ओजोन सिर्फ जो वहाँ पे खाली इन जहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेज को बचाने की बात होती है, तो वहाँ पर तो वो फ़ायदा करता है, अदरवाइज़ बाकी जगह पे नुकसान करता है। अब हम देखेंगे कि एसिड रेन के कुप्रभाव क्या होते हैं या इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो अम्ल वर्षा जो जैसे कि आप ये बिल्डिंग में देख रहे हैं, ये एसिड रेन का ये इफ़ेक्ट है कि ये जो जो हाई क्वालिटी पत्थर भी होते हैं, उनको भी जो है ये क्षरण बहुत तेज़ी से करता है। धीमे धीमे क्या है कि उन्हें अंदर से खोखला बनाता है। और क्या होता है, कभी कभी बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, वो अचानक बर्स्ट करके बैठ जाती हैं या टूट जाती हैं। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स बड़े लेवल पे होते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि अम्ल वर्षा से जल साधन प्रदूषित होते हैं। जो जितने भी ये जैसे कि हमारा तालाब है, नदी है, झील है, और छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं, ये सब क्या होते हैं, सीधे तौर पे प्रभावित होते हैं और प्रदूषित होते हैं। जिससे जल में रहने वाले जीवों में मछलियाँ सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। इससे क्या होता है कि मछलियाँ मर जाती हैं, क्योंकि हाईली पोल्यूटेड हो जाता है, और उसका पोल्यूशन का लेवल भी दूसरी तरीके का होता है। अम्ल वर्षा से जंगलों को क्षति पहुंचती है। पश्चिमी जर्मनी के 3/4 जंगलों को अम्ल वर्षा से हानि पहुंची है। खास करके जो स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ और उसके नीचे का हिस्सा है, ये बहुत जो है एसिड रेन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता रहता है। इमारतों को अम्ल वर्षा से नुकसान पहुंचता है। मुख्यतः SO2 जो है चूना पत्थर द्वारा अवशोषित होकर उसे जिप्सम में बदल देता है। तो कैसे ये एक इमारत जो होती है उसको किस तरीके से प्रभावित करता है, ये करता है एक्चुअल में ये है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसको क्या करता है, चूना पत्थर के साथ जो है प्रोसेस करके उसे जिप्सम में कन्वर्ट कर देता है, जिससे उसमें क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। अम्ल वर्षा का एक अन्य कुप्रभाव है संक्षारण या कोरोजन जिसे के रूप में देखा जाता है। इसमें तांबे की बनी नालियाँ प्रभावित होती हैं और मिट्टी में से अल्मुनियम घुलने लगता है। यही नहीं, सीसा जिसे PB कहा जाता है, कैडमियम तथा पारद भी घुलकर जल को जहरीला बनाते हैं। ये क्या करता है कि एसिड रेन इन सारी चीज़ों घुलाता है, और ये क्या होता है, वाटर में मिक्स हो जाता है, उसके बाद पोल्यूशन भी हो जाता है और जहरीला तो हो ही जाता है। पहली बार अम्ल वर्षा जो है कहाँ पर हुई थी, इसके बारे में भी अब समझ लेते हैं थोड़ा। स्कैंडिनेवियाई जो 3 कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड है, और एक एक दो कंट्रीज़ और हैं उसी पर। वहाँ पर जो है वायुमंडलीय अम्ल प्रदूषण से चिंतित होते, क्योंकि अम्ल झीलों में मछलियों की संख्या घटने लगी थी। इन्हें खाने वाले पक्षी भी भारी संख्या में मरने लगे। 1972 के पूर्व एसिडिफिकेशन की समस्या का ज्ञान न होने से लोग चिंतित नहीं थे। उन्हें दरअसल अंदाज़ा ही नहीं था कि एक्चुअल में ये हो क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि एसिड रेन जो है स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ में हुआ है।
अब ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें हम भारत और एसिडिफिकेशन यानी कि एसिड रेन का क्या मामला चल रहा है भारत में, तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। भारत, बांग्लादेश तथा चीन में अभी भी एसिडिफिकेशन ने विकराल रूप धारण नहीं किया है। इसका कारण भी यह बताया जाता है कि वायु अपर्दन, विंड इरोजन के फलस्वरूप मिट्टी में से इतनी क्षारीय धूल उठकर वायुमंडल में जाती है कि SO2 तथा NOx से उत्पन्न अम्लता की न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। यानी कि इंडिया का जो ये गर्म माहौल है, यानी कि धूल धक्कड़ वाली जो ये यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, इसका बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हो रहा है। क्या करता है कि ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और NOx यानी कि नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है उसको क्या करता है, इसमें धूल मिट्टी और गर्मी मिल के उसे न्यूट्रलाइज कर देती है, जिसके वजह से क्या है कि यहाँ पर जो है मामला गंभीर नहीं हो पाता। यदि अम्ल वर्षा से किसी प्रकार की क्षति की कोई संभावना व्यक्त की जाती है तो उसका कारण शुष्क SO2 का अब्जॉर्प्शन हो सकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में वर्षा द्वारा नहीं। अब यह स्पष्ट हो चला है कि वृक्षों की जो भी हानि पहुंचती वह अम्ल वर्षा से नहीं अपितु SO2 गैस के संचय से पड़ता। कुछ वैज्ञानिक जो हैं जलवायु परिवर्तन से भी वनस्पति क्षति का संबंध जोड़ते हैं। ज्ञात हो कि वायुमंडल में जो CO2 होता है वह शुद्ध जल में मर्ज होकर कम से कम 5.6 pH उत्पन्न कर सकता है, इसलिए सामान्य वर्षा जल का pH भी 5.6 ही होना चाहिए। किंतु वर्षा जल की अम्लता जो है अन्य कारणों से प्रभावित होती रहती है। ब्रिटेन और स्कैंडिनेविया में वर्षा जल का pH जो है 4.3 से भी कम पाया जाता है, जो वैज्ञानिकों ने तुरंत यह निष्कर्ष निकाला कि यह एसिडिफिकेशन मानवकृत है, यानी कि ह्यूमन मेड जो है वहाँ पे एसिड रेन जैसी जो है विकराल समस्याएं वहाँ पर उत्पन्न हुई हैं। उसके पीछे जो हैं व्यक्तियों की गई हुई, यानी कि जिसे एंथ्रोपोजेनिक भी कहा जाता है कि यानी कि ह्यूमन मेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं या ह्यूमन मेड पोल्यूशन होता है उसको। ऐसा दो प्रकार से संभव है। पहला ये कि अम्ल सीधे जल में मिल जाए, यानी कि जो एसिड है वो डायरेक्ट जाके ज़मीन में मिल जाए, इससे एक प्रॉब्लम होगी। और मिट्टी का एसिडिफिकेशन होने के बाद जल का एसिडिफिकेशन हो जाए, यानी कि मिट्टी का तो एसिडिफिकेशन हो लेकिन जल का भी साथ साथ हो जाए, तो क्या होगा कि ये घटना जो हो विकराल हो जाएगी और ज़्यादा। अब ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम देखेंगे कि मिट्टी का एसिडिफिकेशन या अम्लीकरण कैसा होता है। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि मिट्टी का एसिडिफिकेशन जो है ह्यूमस से उत्पन्न कार्बनिक अम्लों के उत्पादन और उनके नीचे जाने पर निर्भर करता है। जल के एसिडिफिकेशन के लिए नितांत रूप से सल्फेट आयन जिम्मेदार हैं। कुछ समय तक तो कार्बोनेट आयन इनका सामना करते हैं, किंतु बाद में इनके नष्ट हो जाने से प्रतिरोध घट जाता है। बात ये होती है कि ये जो प्रतिरोध क्षमता जो होती है वो जो है सल्फेट के कम होने पे क्या होती है, ज़मीन की कम हो जाती है। और उसके बाद जो होता है नाइट्रेट आयन भी अम्ल उत्पन्न करते हैं, किंतु सूक्ष्म जीवों तथा वनस्पतियों द्वारा इनका अब्जॉर्प्शन इतनी क्वांटिटी में होता रहता है कि एसिडिफिकेशन में नाइट्रेट आयन कम ही योगदान दे पाते हैं। तो हमें ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मिट्टी का जो है एसिडिफिकेशन कैसे होता है और उसका प्रोसेस क्या है।